गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जब धातु के अंदर प्रत्यय लगाई जाती है तो क्रिया बनती है। क्रिया का मूल रूप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। धातु में प्रत्यय लगाकर क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्रिया के अंदर जो विकार पैदा होते हैं वो किसके कारण होते हैं? लिंग, वचन और पुरुष के कारण। जैसे कोई कार्य किया जा रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे सो रहा है तो सो रही है तो सोना ही, लेकिन सो रहा है, सो रही है, तो किसकी वजह से विकार हो रहा है ये पैदा? लिंग की वजह से। तो लिंग, वचन, पुरुष के कारण क्या होते हैं? क्रिया के अंदर विकार पैदा होते हैं। क्रिया के मुख्य प्रकार, एक धातु क्रिया होती है और एक यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया जो होती है एक कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं। यौगिक क्रिया के अंदर सबसे पहले कर्म के आधार पर हम पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अर्थ के आधार पर एक क्रियार्थक क्रिया होती है, एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अन्य प्रकार की क्रियाओं में पूर्वकालिक क्रिया आती है, तात्कालिक क्रिया आती है, समापिका आती है और असमापिका आती है। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया, एक अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक यानी जिसके अंदर एक कर्म यानी कर्म का ना होना। तो अकर्मक क्रिया वो होती हैं जो कर्म रहित वाक्यों में जो क्रियाएं होती हैं। और सकर्मक यानी जो कर्म के साथ यानी जिसमें कर्म हो, तो कर्म सहित वाक्यों के अंदर सकर्मक क्रियाएं मिलती हैं। जैसे वह सोता है तो इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। वह दौड़ता है, यह भी अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो यहाँ भी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उड़ने का जो प्रभाव है वो पक्षियों पर यानी कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म यहाँ भी नहीं है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। वह भोजन खाता है तो यहाँ पे खा तो रहा है वह भोजन को, लेकिन जो खा क्या चीज रहा है? वो भोजन है ना। खत्म तो भोजन हो रहा है ना, खाया तो भोजन जा रहा है, तो भोजन क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खाने का प्रभाव क्या किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। ठीक है, भोजन खत्म होता जा रहा है ना। वह भोजन क्या खाता है? भोजन खाता है। तो यहाँ पे क्या क्या का जवाब हमें भोजन मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है तो यहाँ पे ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो जो फिजिकल जो क्रियाएं होती हैं जैसे सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, तो ये सारी जो होती हैं ये क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। लेकिन जैसे खाता है तो जो खाना है, खाई कोई वस्तु जाती है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। देखिए राधा चावल खाती है तो यहाँ देखो, जब हमें ना क्या का जवाब मिल जाए और किसको का जवाब मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। तो राधा क्या खाती है? चावल खाती है तो सकर्मक है। राधा पतंग उड़ाती है, क्या उड़ाती है? पतंग, तो सकर्मक है। राधा विद्यालय जाती है, क्या जाती है? किसको जाती है? तो कोई जवाब नहीं है तो अकर्मक है। हाँ, कहाँ जाती है विद्यालय, तो ये कहाँ का जवाब है, क्या का नहीं है, तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। क्या जाती है? इसका कोई जवाब नहीं, अकर्मक। वह सदा ही दुहता है। दुहना क्या होता है? जब दूध को निकाला जाता है भैंसों से तो उसको दुहना कहते हैं। तो वह सदा ही दुहता है, तो दुहता है तो वो कुछ ना कुछ तो दुहता, दूध को दुहता है ना। तो इसीलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कोई चीज दूही जा रही है, निकाला जा रहा है दूध, तो ये कौन सी सकर्मक क्रिया है। पेड़ से डाली टूट गई, क्या टूटी? डाली टूट गई। क्या का जवाब तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया ही है। क्योंकि जो डाली टूटी है उसका जो प्रभाव है वो पेड़ पर पड़ रहा है, डाल पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, पेड़ पर पड़ रहा है, डाली टूट करके पेड़ से अलग हुई है ना। तो पेड़ से डाली टूट गई, ये कैसी है? सकर्मक नहीं है, अकर्मक क्रिया है।
जंगली लोमड़ी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखना कि पेड़ से डाली टूट गई, तो डाली जो टूटी है ना, डाली टूट गई, तो डाली टूटने का प्रभाव डाली पर नहीं पड़ा, पेड़ पर पड़ा है। पेड़ से टूट के गिर गई है वो, तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया है। जंगली लोमड़ी भाग गई, तो क्या भाग गई? कोई जवाब नहीं है, अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिसता है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। अब क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, क्या पिसता है? गेहूं पिसता है। लेकिन यहाँ पे जो गेहूं है वो पिस रहा है ना, तो यहाँ पे पिसने का प्रभाव गेहूं पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीस रहा है, पीस कोई व्यक्ति पीस रहा होगा ना, तो पीस तो वो रहा है ना, ये तो बेचारा पिस रहा है ना। तो जैसे वहां पे बेचारी डाली टूट रही है ना, लेकिन प्रभाव पेड़ पे पड़ रहा है। अब यहाँ पीस कौन रहा है? कोई व्यक्ति पीस रहा है ना, तो यहाँ पे गेहूं पिसता है, अकर्मक क्रिया। अगर गेहूं पीसा जा रहा है, कोई और गेहूं को पीस रहा है, पीसा जा रहा है, तो वहां पे जैसे राम गेहूं को पीसता है वो अलग बन जाएगा। लेकिन अगर गेहूं अपने आप ही पिस रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिसता है, अकर्मक क्रिया है। और ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट में 3 बार आ लिया। पेड़ से डाली टूट गई, ये भी अकर्मक, और गेहूं पिसता है, ये भी अकर्मक है। फसल उग आई, तो फसल उगाई, अपने आप उगाई। यहाँ ये नहीं बताया कि किसी ने उगाई है फसल, तो अकर्मक है। लेकिन अगर फसल उगाई है, ये तो अपने आप उग आई, और अगर फसल उगाई है, किसी ने उगाई है, राम ने उगाई है, श्याम ने उगाई है, किसी ने भी उगाई है, तो ये क्या है? सकर्मक है। जो काम अपने आप होता वो अकर्मक क्रिया होता है, और जो काम किसी के द्वारा किया जाता वो सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। तो डाली टूट गई थी, गेहूं पिसता है, फसल उग आई है, तो ये सारे अकर्मक के एग्जाम्पल हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया, और अर्थ के आधार पे वो हमने कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक पढ़ी थी। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे 2 तरह की होती है। तो जब रचना की जाती है तो उस हिसाब से एक क्रियार्थक क्रिया होती है और एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा की तरह, क्रिया किसकी तरह व्यवहार करे? संज्ञा की तरह। जैसे हमने इंग्लिश में जीरण जो हम पढ़ते हैं, जैसे स्मोकिंग शब्द है, तो वहाँ पे जो स्मोक करना होता है ना, वो स्मोक एक क्रिया है, लेकिन स्मोकिंग जब हम यूज करते हैं तो वो एज ए नाउन यूज करते हैं हम। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वैसे तो घूमना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो घूमना है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पे घूमना क्या किसके जैसा एक्ट कर रहा है? संज्ञा के जैसा एक्ट कर रहा है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये क्रियार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब खुद काम न करके किसी और से काम कराया जाता है। जैसे माता बेटी से रोटी पकवाती है, मालिक नौकर से खेतों में पानी डलवाता है, तो ये जब काम खुद न करके किसी और से करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। क्रियार्थक यानी जो जीर्ण क्रियाएं होती हैं, क्रिया जब संज्ञा की तरह व्यवहार करती है उसको क्रियार्थक कहते हैं, और जब काम खुद न करके दूसरे से कराया जाता है उसको प्रेरणार्थक कहते हैं। फिर है धातु के भेद। धातु के 5 भेद होते हैं। एक सामान्य धातु होती है, जैसे लिख, जमाना, लिखना, इसमें मूल धातु में ना प्रत्यय लगा दिया जाता है। सेकंड यौगिक धातु या व्युत्पन्न धातु होती है, जैसे देखना, दिखाना। फिर नाम धातु होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ये इम्पोर्टेंट है। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं उनको नाम धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, नाम धातु खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान से बनती है, तो वहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तीनों ऑप्शन में थे, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों से बनती हैं ये। जैसे शर्म शब्द है, तो शर्म से बन गया शर्माना, हाथ से बन गया हथियाना, अपना विशेषण है तो अपना से बन गया अपनापन। गर्म भाव है तो गर्म से बन गया गर्माना, भाववाचक संज्ञा है ना, तो यहाँ से ये सारे क्या है? गर्म दूध, तो वहाँ पे गर्म दूध है, विशेषण का काम करेगा तो गर्माना, ठीक है। तो ये सारे क्या है? शर्म था भाववाचक संज्ञा, शर्म से शर्माना,
और ये गर्म, गर्म क्या हो गया, गर्म दूध, तो गर्म विशेषण दूध की विशेषता बता रहे, तो गर्म से गर्माना। अपना सर्वनाम है तो अपना से अपनापन। तो जहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनती हैं उनको हम नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ से एक होती है अनुकरणात्मक धातु, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो यहाँ से देखो हिन और हिन, यानी सेम शब्द का पीछा कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो हिन हिनाना, भिन भिनाना, खटखटाना, तो सेम शब्द के पीछे सेम शब्द है ना। तो हिन हिन, भिन भिन, खट खट, तो हिन हिनाना, भिन भिनाना, खटखटाना ये अनुकरणात्मक धातु होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कौन सी अनुकरणात्मक धातु, हथियाना, अपनाना, बतियाना या गुनगुनाना। तो यहाँ गुण के पीछे गुण है, गुन गुन, तो गुनगुनाना यही क्या है, अनुकरणात्मक धातु है। ये हथियाना, बतियाना और अपनाना ये सारी कौन सी हैं, नाम धातु हैं। नेक्स्ट है क्रिया के कुछ अन्य भी। पहला है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या होती है, जब वाक्य क्रिया से समाप्त होता है तो वह समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसने पानी पिया है, तो क्रिया के साथ यहाँ पे क्या है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो इसको समापिका क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक, ये पूर्ण नहीं है, पूर्व है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, इसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं, इसमें जो क्रिया पहले होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह एचटेट पास करके नौकरी लग गया, तो एचटेट को पास करके नौकरी लगा, तो ये क्या है, पूर्वकालिक, पहले ये काम हुआ। वह खाना खाकर विद्यालय गया, तो खाना खाकर गया, तो ये पूर्वकालिक है। फिर है संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर अर्थपूर्ण करती हैं, मतलब दोनों क्रियाएं मिलकर किसी अर्थ को बताती हैं, जो वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह दूध दोहने लगा, तो अगर खाली दोहना लगाते जब भी नहीं बनता यहाँ पे पूरा सेंटेंस, और अगर वह दूध लगा जब भी नहीं, तो दोहने लगा, दोनों शब्दों को मिला के संयुक्त, दोनों क्रियाओं को मिला के जो क्रिया बनी वो संयुक्त क्रिया बनी। दोनों क्रियाओं को मिला के अर्थ हमें मिला है। वह अखबार पढ़ने लगा, तो यहाँ पढ़ना और लगा दोनों क्रियाएं हैं, तो दोनों को मिला करके हमें पूर्ण अर्थ मिला है, तो वह अखबार पढ़ने लगा, यहाँ भी संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया, जहाँ पे दो कर्म होते हैं। तो जहाँ दो कर्म होते हैं सेंटेंस में, वहाँ पे एक कर्म प्रत्यक्ष कर्म होता है और एक कर्म अप्रत्यक्ष कर्म होता है। ध्यान रखें, जो प्रत्यक्ष कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है, और जो सजीव कर्म होता है उसको हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जैसे राम शाम को पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है, पत्र, और किसको लिखता है, शाम को। तो ये दोनों क्रियाएं हैं, दोनों यहाँ पे कर्म हैं। तो जो पत्र है वो निर्जीव है और जो शाम है वो सजीव है। तो जो निर्जीव होता है वो प्रत्यक्ष कर्म होता है, जो सजीव होता है वो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। तो यहाँ पे पत्र प्रत्यक्ष कर्म है और शाम क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म है। तात्कालिक क्रिया, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो, जैसे वह गिरते ही मर गया, तो गिरते ही मर गया ना, तो तत्काल ही मर गया गिरने के बाद, तो यहाँ पे तत्कालिक क्रिया है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया, खुद काम न करके किसी और से काम करवाना, जैसे माता बेटी से रोटी पकवाती है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रिया का पक्ष, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार पहलू स्वरूप भाव प्रकृति का बोध होता है, उन्हें क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्रिया के 5 पक्ष होते हैं, एक आरंभ द्योतक, एक पूर्णता द्योतक, एक नित्यता द्योतक, एक स्थिति द्योतक, और 5वां है सात्वय द्योतक। देखो क्रिया का पक्ष क्या होता है, क्रिया की प्रक्रिया है ना, अर्थात क्रिया व्यापार पहलू स्वरूप भाव प्रकृति का जिनसे बोध होता है उन्हें क्रिया का पक्ष कहते हैं। ये 5 पक्ष होते हैं, आरंभ द्योतक, पूर्णता द्योतक, नित्यता द्योतक, स्थिति द्योतक और सात्वय द्योतक। तो उसके बाद क्या होता, आरंभ द्योतक, क्रिया के जिस रूप से आरंभ होने का बोध होता है, जैसे मोहन अब अखबार पढ़ने लगा है, हम कल से अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो यहाँ से शुरुआत का बोध हो रहा है। फिर है सात्वय बोधक या प्रगति बोधक पक्ष, क्रिया के लगातार चालू रहने का, प्रगति का पता चले। जैसे यहाँ पे ये मैंने YouTube से देखे थे,
तो यहाँ पे ये अचीवर एकेडमी की मैम है, वो पढ़ा रही थी एक, तो उनका ये एग्जाम्पल है। ये अचीवर के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है, लगातार चल रही है, तो इसीलिए ये क्या है, सातवें बोधक और प्रगति बोधक है। फिर है पूर्णता बोधक शब्द, क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्ति का जहाँ पता चले, जैसे वह खाना खा चुका है, तो यहाँ खत्म हो चुका, पूर्ण हो चुका है काम, तो ये क्या है, पूर्णता बोधक शब्द है। फिर है नित्यता बोधक, नित्यता द्योतक शब्द, क्रिया के जिस रूप से नित्य रहने का पता चले, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, मैं बच्चों को रोज शाम को पढ़ाती हूँ। देखो वैसे ना बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आरंभ का मतलब शुरुआत का पता चले, मतलब कार्य शुरू होने का बोध हो, जहाँ अखबार पढ़ने लगा है, मतलब शुरू कर दिया उसने काम, भाई अब पढ़ने लगा है, अंग्रेजी पढ़ेंगे यानी शुरू कर देंगे। सातवें या प्रगति बोधक में यानी जहाँ चल रहा है, जैसे अच्छा पढ़ रहे हैं, प्रगति या गर्मी बढ़ती जा रही है, तो निरंतर चालू होने का पता चल रहा है, प्रगति का पता चल रहा है। पूर्णता बोधक पे पूर्ण होने का पता चल रहा है, जैसे खाना खा चुका है। क्रिया के जिस रूप से नित्य रहने का, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो नित्य ही निकलता है, मैं बच्चों को रोज शाम को पढ़ाती हूँ, यहाँ भी नित्यता का पता चल रहा है। फिर है स्थिति द्योतक शब्द, इससे क्रिया की स्थिति या अवस्था का बोध होता है, यानी कोई भी क्रिया स्थिति का बताती है। जैसे कंप्यूटर मेज पर रखा है, तो यहाँ जो यह रखा था, जो भी यह रखा था, तो यहाँ स्थिति का बोध कराया जा रहा है इस रखा शब्द के द्वारा क्रिया का। फिर है क्रियावृत्ति, क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति अथवा मन स्थिति का बोध होता है उसे वृत्ति कहते हैं। वक्ता की वृत्ति यानी बोलने वाले की वृत्ति और मन स्थिति का जिससे पता चलता है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति के 6 भेद होते हैं, एक आज्ञार्थक वृत्ति, संभावनार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति, सामर्थ्य सूचक वृत्ति, बाध्यता सूचक वृत्ति और संकेतार्थक वृत्ति। सबसे पहला आज्ञार्थक वृत्ति, अनुरोध, आदेश या काम करने का भाव मिलता है, क्योंकि आज्ञार्थक है तो आज्ञा में अनुरोध या आदेश, अनुरोध भी आज्ञा के इसके आज्ञार्थक में ही आएगा। अनुरोध, आदेश या काम करने का भाव, जैसे दरवाजा बंद कर दो, आप घर जाइए, तो ये आज्ञार्थक वृत्ति है। फिर है निश्चयार्थक वृत्ति, निश्चित रूप का पता चले कि वह कल आगरा गया, तो गया पक्का निश्चित है ना, तो निश्चयार्थक वृत्ति। संभावनार्थक वृत्ति, जहाँ संभावना हो, शायद आपकी परीक्षा नवंबर में हो तो शायद, तो यह संभावनार्थक वृत्ति है। सामर्थ्य सूचक वृत्ति, जहाँ सामर्थ्य शक्ति का पता चले, मेरी मम्मी अच्छे से काम कर सकती है, तो वहाँ उनका सामर्थ्य का पता चल रहा है। संकेतार्थक वृत्ति, जहाँ कार्य और कारण का संबंध होता है, यानी संकेत हमें मिले, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, तो यहाँ संकेत मिल रहा है ना। और कार्य और कारण कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा करोगे, तो ये संकेतार्थक वृत्ति। बाध्यता सूचक वृत्ति, कार्य होने की बाध्यता हो, आज काम पूरा करना होगा, मेरे साथ पढ़ना होगा, तो यहाँ बाध्यता है, तो इसको बाध्यता सूचक वृत्ति कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया हमारी खत्म होती है। थैंक यू।